Hello students, this is Varsha Sharma, your assistant teacher. Today with you to discuss our chapter of class 7th, chapter 1 Democracy from Civics. We have completed the first half of this chapter in which we have covered all these topics. Okay? Now we are going to cover our further topics. The first topic which we will discuss today is the Renaissance. Now the Renaissance era, it means rebirth. Renaissance का मतलब है rebirth. The beginning of this era is often dated from 1453 CE when Constantinople fell. ठीक है, तो कॉन्स्टेंटिनोपल जब डिसीज हुए उसके बाद से इस एरा को स्टार्ट किया जाता है, विच इज़ द रेनेसेंस. इस एरा में जो भी स्कॉलर्स थे जिनको नॉलेज थी ग्रीक या रोमन लर्निंग की, वो वेस्ट वर्ड्स मतलब वेस्ट की तरफ मूव करने लगे, वहाँ पर जाने लगे. इस एरा में एजुकेशन, साइंस और कल्चरल स्फेयर्स में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट देखा गया और इस एरिया में काफ़ी सारी सिटी स्टेट्स डेवलप हुए. फॉर एग्जांपल वेनिस, फ्लोरेंस एंड लूका इन इटली. ठीक है, काफ़ी सारी प्रोविंसेस ने बोस्ट किया कि रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उन्होंने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है और यही गवर्नमेंट रूल्स फॉलो किए जा रहे हैं. बट ऐसा नहीं था, हर जगह पर ऐसा स्टार्ट नहीं हुआ था. ठीक है, द प्रोविंसेस बोस्टेड ऑफ रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच वॉज कंट्रोल्ड बाय गिल्ड्स ऑफ मर्चेंट एंड ट्रेडर्स. उन्होंने ये बोस्ट करा कि जो रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी उसको कंट्रोल कौन कर रहा था? मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स. इलेक्शंस हेल्ड किए जाते थे टू अपॉइंट लीडर्स फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम. इन 1628 CE द पिटिशन ऑफ राइट्स came into existence. The petition of rights came into existence. Now what was petition of rights? The petition of rights checked the powers of the king by ensuring that the king needed to take permission of the parliament before imposing any tax. मतलब कि किंग को पार्लियामेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी अगर उसे कोई भी टैक्स इम्पोज करना है. तो ये गारंटी करता था पिटिशन ऑफ राइट्स. ठीक है, ये कब एग्जिस्टेंस में आया? 1628 CE. The Glorious Revolution. The Glorious Revolution was also known as the Bloodless Revolution. It took place in the year 1688 CE. जो किंग थे हमारे जेम्स सेकेंड ऑफ इंग्लैंड, he was thrown away by a union of English parliamentaries. इंग्लिश पार्लियामेंटरीज के यूनियन ने ही उन्हें थ्रो कर दिया था, मतलब उन्हें अपनी गद्दी से हटा दिया था. It is believed that this event was beginning of the modern English parliamentary democracy. ये modern English parliamentary democracy की starting मानी जाती है. Bill of Rights साइन किया गया था इस रिवॉल्यूशन के बाद. It was signed in 1689. ये सबसे ज़्यादा important document है हमारी history of democracy में. ऐसा क्यों है? Because it put an end to the absolute power of the king. इस बिल ऑफ राइट्स की वजह से जो किंग की एब्सोल्यूट पावर होती थी, मतलब सारी पावर किंग के पास होती थी, वो ख़त्म हो गई. किसके बाद से? बिल ऑफ राइट्स के बाद से. इट वॉज साइंड इन 1689. ठीक है, सो इट गेव द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड मेड द किंग अकाउंटेबल टू एन इलेक्टेड बॉडी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव. अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है कि किंग को भी अब जवाब देना पड़ेगा. जो भी इलेक्टेड बॉडी बनाई जाएगी रिप्रेजेंटेटिव्स की, जो भी इलेक्टेड बॉडी बनाई जाएगी उसी को किंग रिस्पॉन्स देगा. किंग उन्हीं से डिस्कस करके कोई भी रूल इम्प्लीमेंट कर सकता है या फिर कोई भी टैक्स इम्प्लीमेंट कर सकता है. ठीक है, किसकी वजह से हुआ था ये? बिल ऑफ राइट्स की वजह से. कौन से ईयर में साइन हुआ था? 1689. ठीक है, तो इस ईयर में बिल ऑफ राइट्स साइन हुआ था आफ्टर ग्लोरियस रिवॉल्यूशन. द नेक्स्ट रिवॉल्यूशन विच वी आर गोइंग टू स्टडी इज द अमेरिकन रिवॉल्यूशनरी वॉर. अब ये जो अमेरिकन रिवॉल्यूशनरी वॉर था, इसको अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है, बिकॉज इट वॉज फॉट बिटवीन द ब्रिटिश क्राउन एंड इट्स कॉलोनीज इन नॉर्थ अमेरिका. ठीक है, ब्रिटिश क्राउन एंड इट्स कॉलोनीज. कॉलोनीज का मतलब क्या है? हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है. कॉलोनीज क्या होती है? जिस एरियाज को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कैप्चर कर लिया था और उन्हें यूज़ कर रहे थे फॉर कलेक्टिंग रॉ मटीरियल्स फॉर देयर फैक्ट्रीज, उसको कहा गया था कॉलोनीज. ठीक है, वहाँ के जो प्रोडक्ट्स रॉ मटेरियल्स होते थे वो यूज़ किए जाते थे फोर्सफुली. दैट इज़ वाई उन सभी एरियाज़ को कहा गया था कॉलोनीज. तो ये कॉलोनीज जो थी ये अंडर वर्क करती थी एंड इट वर्कड अंडर ब्रिटिश क्राउन. ठीक है, इन कॉलोनीज़ को सारे रूल्स उनके फॉलो करने पड़ते थे, टैक्स पे करना पड़ता था.
तो इसी वजह से वो वहाँ के जो लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। तो ये जो वॉर हुआ था अमेरिकन रिवॉल्यूशनरी वॉर, इसको अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ब्रिटिश क्राउन और उसकी कॉलोनीज़ के बीच में फ़ाइट किया गया था। ये कॉलोनीज़ कहाँ पर थी? नॉर्थ अमेरिका में। इट वॉज फॉट बिटवीन 1775 to 1783 CE. The eventual outcome was recognition of independence of 13 southernmost colonies. जो 13 southernmost colonies थी उनको इंडिपेंडेंस मिल गई, as well as the sparsely settled territories to the west of Mississippi River. जो मिसिसिपी रिवर के आसपास जो भी टेरिटरीज सेटल थी उनको भी इंडिपेंडेंस मिल गई विद द हेल्प ऑफ फ्रांस। किसकी वजह से मिली? फ्रांस की वजह से उनको इंडिपेंडेंस मिली। 13 सदर्न मोस्ट कॉलोनीज़ को और जो भी मिसिसिपी रिवर के अराउंड जो भी सारी टेरिटरीज सेटल्ड थी उन सभी को फ्रांस की वजह से इंडिपेंडेंस मिली। इट ऑल्सो लेड टू राइटिंग द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस विच इज़ लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी। जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है वो लैंडमार्क है इन द हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी। और ये कब लिखा गया था? आफ्टर द अमेरिकन रिवॉल्यूशनरी वॉर। ठीक है, अमेरिकन रिवॉल्यूशनरी वॉर के बाद डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस राइट किया गया था। द अमेरिका बिकेम फेडरल गवर्नमेंट। अब इसके बाद क्या हुआ? अमेरिका एक फेडरल गवर्नमेंट हो गई। इट वॉज द फर्स्ट कंट्री टू गेट अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट कंट्री बनी अमेरिका जिसके पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था। 1792 में बिल ऑफ राइट्स पास किया गया। It had provisions for the elected government and also guaranteed the citizens certain rights under the law. Bill of Rights की वजह से provisions थे for elected government। जो भी elected government थी उसको तो provisions थे ही सही, उसके अलावा भी जो citizens थे उनको भी कुछ rights मिले under the law के अंडर। Now अब जो second next topic पढ़ेंगे हम वो है the French Revolution. French Revolution started from 1789 and it lasted till 1799. It was the event responsible for the downfall of Bourbon monarchy. Bourbon monarchy मतलब जो बर्बन रूलर्स थे उनकी मोनार्कल जो लॉ चली आ रही थी, मोनार्कल रूल चला आ रहा था। मोनार्की क्या होती है कि किसी भी डायनेस्टी या कोई भी एक फैमिली रूल करती जा रही है फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म। ठीक है, काफ़ी लंबे समय से जब कोई फैमिली रूल करती जा रही है तो उसे बोलते हैं मोनार्की। क्योंकि किंग बना जो, उसी का बेटा फिर नेक्स्ट किंग बनेगा, फिर उसी किंग का बेटा नेक्स्ट किंग बनेगा, इसी तरह से ये सिस्टम फॉलो किया जाता है। तो जो बर्बन रूलर्स की मोनार्की, बर्बन डायनेस्टी की मोनार्की चली आ रही थी उसको ख़त्म करा किसने? फ्रेंच रेवोल्यूशन ने। जो कॉमन पीपल थे उन्होंने जो मोनार्कल सिस्टम था उसको ख़त्म करा, हटा दिया और एक एस्टैब्लिश करी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंटल सिस्टम एस्टैब्लिश किया उस टाइम। अब ये किस तरह से किया आइए जानते हैं। फ्रांस में क्या होता था? पीपल को डिवाइड किया गया हुआ था 3 एस्टेट्स में। 3 एस्टेट्स में डिवाइडेड थे लोग, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट एस्टेट वाज द क्लर्जी, सेकंड एस्टेट वाज द नोबिलिटी एंड द थर्ड एस्टेट वाज द कॉमन पीपल। ये 3 एस्टेट्स में लोग डिवाइडेड थे। अब फर्स्ट और सेकंड जो एस्टेट्स थे उनको तो सारे राइट्स और प्रिविलेजेस प्रोवाइडेड थे, बट ऑल द इकोनॉमिक बर्डन फेल कम्प्लीटली ऑन द थर्ड एस्टेट। जितने भी हैवी टैक्सेस देने पड़ते थे वो किसे देने पड़ते थे? थर्ड एस्टेट को, और उन्हें कोई प्रिविलेजेस भी नहीं थे। इसका मतलब क्या है? कुल मिला के सारा एक्सप्लॉयटेशन किसका हो रहा था? थर्ड एस्टेट का। तो इसी वजह से, इस एक्सप्लॉयटेशन की वजह से इट गेव द राइज टू फ्रेंच रिवॉल्यूशन। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया गया, इनिशिएट किया गया, तो उसका जो मोटो रखा गया वो क्या था? Liberty, equality and fraternity. The liberty, equality and fraternity was the motto of French Revolution. On June 1789, the Third Estate declared itself as the National Assembly and adopted the Declaration of Rights of Men and Citizens in August 1789. August 1789 में उन्होंने Declaration of Rights of Men and Citizens अडॉप्ट कर लिया और अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इट, अब जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स है उसका मतलब क्या है? उसके अकॉर्डिंग ऑल मैन आर बॉर्न इक्वल एंड फ्री। सारे लोग जो हैं वो इक्वल हैं और फ्री हैं। 1791 में एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया बाय द पीपल विच केम इनटू फोर्स। मतलब 1791 में उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जो कि एक्टिव हो गया और उसी को फॉलो किया जाने लगा। इट मार्क्ड द एंड ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की एंड एस्टैब्लिश्ड सेल्फ गवर्नमेंट बाय द पीपल।
अब इससे क्या हुआ, मोनार्कल सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हो गया और लोगों ने सेल्फ गवर्नमेंट बनाई. French Revolution recognized people as supreme power and acted as a turning point in the history of democracy. French Revolution की वजह से लोगों की इम्पोर्टेंस नज़र आई और उन्हें सुप्रीम पावर करार किया गया और French Revolution acted as the turning point in the history of democracy. ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो हिस्ट्री डेमोक्रेसी की हिस्ट्री है उसमें टर्निंग पॉइंट किसे कहा जाता है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन को. ओके Coming to our next topic, democracy in 19th and 20th century. अब 19th और 20th century में डेमोक्रेसी किस तरह से फॉलो की गई थी. By the end of 19th century, different revolutions burst out in various parts of the world. वर्ल्ड के काफ़ी सारे पार्ट्स में काफ़ी सारे रिवॉल्यूशंस बर्स्ट आउट हुए. वेमेन ने भी अपने राइट्स डिमांड किए. वुमेन को कई राइट्स नहीं दिए गए थे, जैसे कि राइट टू वोट वाज नॉट प्रोवाइडेड बाय टू द वुमेन. तो वुमेन ने एक मूवमेंट स्टार्ट किया विच वॉज नेम्ड एज विमेंस सफरेज मूवमेंट. ये मूवमेंट इसलिए इनिशिएट किया गया ताकि वुमेन को वोटिंग राइट्स दिए जाएं और अदर राइट्स विच वर नॉट गिवन टू द वुमेन दोज ऑल शुड बी प्रोवाइडेड टू द वुमेन. ठीक है, तो उसके लिए क्या इनिशिएट किया गया, विमेंस सफरेज मूवमेंट. सो इन दिस बाय द एंड ऑफ 19th century different revolution burst out. They ensured more rights for the people and greater participation in the government. Powers of the king were limited and legislative bodies and constitutions of various forms were adopted. Powers, king की powers limit हो चुकी थी इस टाइम तक और जो legislative bodies थी उन्हीं को adopt किया गया. Women voting rights एक काफ़ी ज़्यादा इशू था 19th century में. कहाँ पर, अमेरिका में, यूएस में. तो उन्होंने वुमेन ने हमने अभी पढ़ा कि वुमेन ने विमेंस सफरेज मूवमेंट इनिशिएट किया. 20th century saw worldwide support for democracy. 20th century में वर्ल्ड वाइड सपोर्ट हुआ किसका, डेमोक्रेसी का. 19th century तक तो सभी ने सपोर्ट नहीं किया था, कुछ ही लोग धीरे धीरे सपोर्ट करना चालू हुए थे. बट 20th century में वर्ल्ड वाइड सपोर्ट हुआ डेमोक्रेसी का. ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ कॉलोनीज एंड डेमोक्रेसी. अब जो कॉलोनीज और डेमोक्रेसी थी, कॉलोनीज थी उन्हें भी डेमोक्रेसी मिली. 20th century के सेकेंड हाफ में काफ़ी सारी कॉलोनीज जो कि साउथ अफ्रीका, एशिया और साउथ अमेरिका में एग्जिस्ट कर रही थी, दे गेन्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम द यूरोपियन कॉलोनाइजर्स. जो भी वहाँ पर कॉलोनीज बनाई गई थी उन्हें फ्रीडम मिली फ्रॉम द यूरोपियन पीपल. ठीक है, बांग्लादेश में, इंडिया में भी हम देखें तो इंडिया में भी काफ़ी सारी कॉलोनीज फ्री हुई. एशिया में इंडिया आता है. ठीक है, तो एशिया के जितने भी रीजन्स में कॉलोनीज बनाई हुई थी उन्हें फ्रीडम मिली बाय 20th century. श्रीलंका एक्सपेरिमेंटेड विद डिक्टेटरशिप एंड मिलिट्री फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट अलॉन्ग विद डेमोक्रेसी. श्रीलंका में ये सारी चीज़ें ट्राई की गई. कहाँ पर, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार एंड श्रीलंका में डिक्टेटरशिप, मिलिट्री फॉर्म्स और डेमोक्रेसी, ये तीनों तरह की गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती थी उस टाइम तक. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ लेफ्ट इज इंडिया एंड डेमोक्रेसी. In 1947, India became independent from British rule. अब 1947 में इंडिया ब्रिटिश रूल से इंडिपेंडेंट हो गया था. इंडिया ने अडॉप्ट की रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन. रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हमने अडॉप्ट की. इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950. 26 जनवरी में हमारी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इफेक्ट में आई, वर्किंग फॉर्म में आई एंड इंडिया बिकेम अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. और इंडिया एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गया. ठीक है, इंडिया में डेमोक्रेसी इसी तरह से आई है. ठीक है, इंडिया ने अडॉप्ट कौन सी डेमोक्रेसी की थी, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी. ठीक है, जहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किया जाता है और वो रिप्रेजेंटेटिव हमारे लिए सारे डिसीजंस लेता है. ठीक है, रूल्स इम्प्लीमेंट किए जाते हैं फॉर द पीपल एंड दैट रिप्रेजेंटेटिव इज इलेक्टेड बाय द पीपल. दैट इज़ वाई आवर डेमोक्रेसी सेज फॉर ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. नाउ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स क्या बताता है कि जो ह्यूमन राइट्स थे दे वर अडॉप्टेड बाय द यूएन जनरल असेंबली इन ऑन 10th December 1948. 10 दिसंबर 1948 को ह्यूमन राइट्स अडॉप्ट किए गए इन द यूएन जनरल असेंबली. ठीक है,
इट वॉज द रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के रिजल्ट की वजह से हमें ये चीज़ देखने को मिली कि ह्यूमन राइट्स अडॉप्ट किए गए। यूनाइटेड नेशंस ने इंश्योर किया कि कोई इस तरह का टेरिबल वॉर कभी भी ना हो, इसीलिए उन्होंने ह्यूमन राइट्स इस्टेब्लिश किए और उसे अडॉप्ट किया। द वर्ल्ड लीडर डिसाइडेड टू कॉम्प्लीमेंट द यूएन चार्टर विद अ गारंटी ऑफ राइट्स ऑफ एवरी इंडिविजुअल एवरीवेयर। ठीक है, द डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स टॉक्ड अबाउट ह्यूमन डिग्निटी एंड वॉज साइंड बाय मोस्ट ऑफ द कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने इसको साइन करा और इसने किस चीज़ का परिचय दिया? ह्यूमन डिग्निटी। ठीक है, एंड काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने इसको साइन क्यों किया? ताकि उनकी कंट्रीज़ में भी ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो सके और वो इस चीज़ को सपोर्ट करते थे। दैट्स वाई दे साइंड इट। नो वन वांटेड अ वर्ल्ड वॉर, दैट इज़ वाई द ह्यूमन राइट्स was implemented. It furthered the development and growth of principle of democracy. Events leading to the growth of democracy are all these events. और ये हमने सभी पढ़े कि डेमोक्रेसी में ग्रोथ कैसे कैसे आई। हमने रिवॉल्यूशंस पढ़े इस चैप्टर में, और इससे हमने क्या सीखा कि काफ़ी सारे रिवॉल्यूशंस इनिशिएट करने पड़े ताकि हमारी जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बन पाए। ठीक है, so that's all for the chapter. Your chapter is completed. and अगर आपको ये वीडियो शुरुआत से देखना है तो आपको एक प्रीवियस वीडियो भी देखना पड़ेगा, उसके बाद का ये सेकेंड पार्ट है। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कीप डूइंग योर स्टडीज़। थैंक यू एंड स्टे सेफ।